हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम चालू करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट। इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ने वाले हैं। अगर आप बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। मैं कार्बोहाइड्रेट को एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा। अगर आपका रिस्पॉन्स आगे रहा तो मैं इस चैप्टर को कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है जो आपका न्यूट्रिशन का बुक है एंड बायोकेमिस्ट्री सेकेंड सेमेस्टर का जो बुक है, ये सेम चैप्टर आपको देखने को मिलेगा कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो चलो हम कार्बोहाइड्रेट को स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, उसके बाद हम उसका डिफिनीशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्पोजिशन कि वो किस किस चीज़ों से मिल करके बना होता है। उसके बाद लास्ट में हम टाइप्स देखेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में हम कवर करेंगे। इसके आगे वाला पार्ट जितने भी होंगे तो मैं उस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए एक एक टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे स्क्रीन के ऊपर आ रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन क्या है तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब ये भी आप बोल सकते हैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए या समराइज फॉर्म में एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट आर द मेन न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। कह रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो हमारे फूड का सबसे मेन न्यूट्रिएंट होता है, यानी कि मेनली जो हम जीवित रहने के लिए या मतलब अपने डेली एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ करते हैं। कह रहा है कि दे आर एनर्जी गिविंग कंपाउंड मेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कह रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमें एनर्जी देता है हमें डेली एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, और जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिल करके बना होता है, इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर है, चलो हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। राइस से अगर हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो हम उसके लिए राइस कंज्यूम कर सकते हैं, ब्रेड ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, शुगर ले सकते हैं एंड पोटैटो ले सकते हैं। कहने का मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो हमें मेनली राइस से, ब्रेड से, फ्रूट से, पोटैटो से एंड शुगर से मिलता है। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो हमारे बॉडी के लिए मेन फ्यूल होता है। मेन फ्यूल होता है, फ्यूल का मतलब होता है कि जैसे कि कार को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, सिमिलरली हमारे बॉडी को अपने एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे कि पेट्रोल जो होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है कार को चलने के लिए, सिमिलरली हमें भी एनर्जी चाहिए होता है अपने बॉडी को, मतलब एनर्जी चाहिए होता है हमें अपने एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो हमें एनर्जी देता है एटीपी के फॉर्म में। क्लियर हो गया, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कह रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड एंड मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कह रहा है जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। ठीक है, और ये हमें जो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी कि मेन सोर्स होता है हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का। यहाँ पे दो वर्ड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पहला वर्ड एक मेंशन किया हुआ है मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड आगे आप चलेंगे इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो एक वर्ड आपको और देखने को मिलेगा माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट हम उसको बोलेंगे कि जो चीज़ मतलब जो न्यूट्रिएंट्स फूड या एलिमेंट हमारे बॉडी में ज़्यादा चाहिए होता है उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलेंगे, और जो एलिमेंट न्यूट्रिशन या फूड हमें कम चाहिए होता है हमारे बॉडी को उसको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलेंगे। सपोज कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, विटामिन्स हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या हो जाएगा, आयरन हो गया, विटामिन्स हो गया, ये जो चाहिए होता है हमें लो कंसंट्रेशन यानी कि लो क्वालिटी में चाहिए होता है, इसलिए इन सब एलिमेंट को माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलेंगे। एंड जो कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन होता है उसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलेंगे। मैक्रोन्यूट्रिएंट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में जाता है उसके बाद वो वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होता है, जैसे कि हमारे बॉडी में जाता है वो डाइजेस्ट होता है तो हमें 4 किलो कैलोरी
एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन यहाँ से 2 बन रहा है कि कार्बोहाइड्रेट किसका एग्जाम्पल है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। एंड जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है तो वो हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में पूछेगा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट इज इसेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड सिंथेसिस ऑफ सम नॉन इसेंशियल एमाइनो एसिड्स। कह रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है जब वो ऑक्सीडाइज होता है, आपको 2 टर्म देखने को मिलेगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो कह रहा है कि जब कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज होता है तो वो फैट बनाता है एंड आगे चल के कुछ नॉन इसेंशियल एमाइनो एसिड बनाता है, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको वर्ड दिख रहा है नॉन इसेंशियल एमाइनो एसिड। तो नॉन इसेंशियल एमाइनो एसिड हम उसको बोलेंगे जो हमारा बॉडी बना नहीं पाता है, जिसको हमें बाहर से फूड से लेना पड़ता है, बाहर से न्यूट्रिएंट से लेना पड़ता है, क्लियर होगा। और जो एमाइनो एसिड्स हमारे जो बॉडी होता है वो बना देता है, मतलब कि जो हमारे बॉडी में एसेंशियल एमाइनो एसिड बनता है उसको हम इसेंशियल एमाइनो एसिड, सॉरी मैं तो डिस्टर्ब कर गया, देखो। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट इज एसेंशियल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड सिंथेसिस ऑफ द सम नॉन इसेंशियल एमाइनो एसिड्स। कह रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो हमें क्या करता है, फैट का ऑक्सीडेशन करता है, फैट बनाता है एंड नॉन इसेंशियल एमाइनो एसिड्स बनाता है, ठीक है। तो फैट को आगे चलेंगे तो आपको एक चैप्टर ही मिलेगा फैट का, ठीक है। एंड जब आप प्रोटीन पढ़िएगा तो उसमें आपको एमाइनो एसिड पढ़ने को मिलेगा। जो एमाइनो एसिड्स होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, यानी कि छोटे छोटे यूनिट होता है प्रोटीन को बनाने के लिए। जैसे आप पढ़े होते हैं कि जो हमारा बॉडी होता है वो सेल से मिलकर बना होता है, यानी कि जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट होता है हमारे बॉडी का वो सेल होता है। सिमिलरली जो एमाइनो एसिड्स होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है प्रोटीन का। यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे हैं नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो आपको 2 टर्म आगे चलिएगा, प्रोटीन पढ़िएगा तो आपको 2 टर्म मिलेगा, एसेंशियल एमाइनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड्स। तो नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड्स हम उसको बोलेंगे जो एमाइनो एसिड्स हमारा बॉडी स्वयं बना देता है, खुद बना देता है, उसको हम नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड्स बोलेंगे। और जो एमाइनो एसिड हमारा बॉडी नहीं बनाता है, जो हमारा बॉडी नहीं बना पाता है, उसको हम एसेंशियल एमाइनो एसिड्स बोलेंगे। एसेंशियल एमाइनो एसिड्स को हमें बाहर से न्यूट्रिएंट के थ्रू लेना पड़ता है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूट इन प्लांट वेयर दे आर फॉर्म्ड बाय द फोटोसिंथेसिस। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है प्लांट में वाइडली मतलब बहुत ज़्यादा मिलता है, और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा बनता है। और फोटोसिंथेसिस क्या है ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि जो फूड होता है, प्लांट का जो फूड होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा बनाता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा बनाता है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट हम उसका डिफिनीशन देखेंगे। इतना तक आपको क्लियर होगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट समराइज कर देते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट कहने का मतलब होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे बॉडी को ज़्यादा क्वांटिटी में आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए उसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलेंगे। और एक वर्ड होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट हम उसको बोलेंगे जो हमारे बॉडी में कम मात्रा में ज़रूरत होती है, लाइक जो विटामिन्स होता है, विटामिन्स हो गया, आयरन्स हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, वो हमें बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उन सबको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलेंगे, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वो बोला कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से मिलकर के बना होता है, इसलिए हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। इतना आपको क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट हम आगे देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या बोल रहा है। एक्सक्यूज मी, मैं कलर चेंज कर लूँ। चलो अब हम देखते हैं डिफिनीशन, कार्बोहाइड्रेट का डिफिनीशन क्या है। तो कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने अभी बताया कि इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे क्यों बोलेंगे, तो कोई भी कंपाउंड जो कार्बन से मिलकर के बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो उसको हम मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। और एक और आप आगे चलिएगा तो आपको मिलेगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हम उसको बोलेंगे जिसमें कार्बन नहीं होगा, उसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। जैसे कि कोई हमारे पास न्यूट्रिएंट जैसे कि आयरन हो गया, उसके बाद क्लोरीन हो गया, साल्ट में जो होता है NaCl हो गया, वो सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, क्लियर हो गया।
तो कार्बोहाइड्रेट को हम ऑर्गेनिक क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये कार्बन से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन से मिलकर के बना होता है, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, इसीलिए हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। क्लियर हो गया? यूजुअली इन द रेशियो ऑफ 1:2:6। ये यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का जो उसमें जो एलिमेंट होता है, एटम्स होता है, उसका रेशियो क्या होता है। तो यहाँ पे एक फार्मूला है, इसको भी आप याद रखिएगा। जो कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला होता है C6H12O6। आप जनरल फॉर्म में ऐसे भी याद कर सकते हैं CnH2n कहने का मतलब होता है कोई भी जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो पहले उसमें 6 कार्बन से स्टार्ट होता है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ट्राइओस कार्बन होता है, तो ये आपको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ट्राइओस, टेट्रोस, ये सब होता है। तो इसका आप सिंपल सा एक फार्मूला याद रखिए CnH2nO6। अगर कार्बन की संख्या 6 है तो इसका फार्मूला हो जाएगा C6H12O6। अगर सपोज करते हैं कि कार्बन की संख्या 7 है तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा C7H14 वो 7। तो कह रहा है कि इसका रेशियो 1:2:1 कैसे है, तो मैं बताता हूँ। ये 6, 12 और 6 जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें इसको क्या करना है कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ करके करना है, ठीक है। तो इन सब में हम 6 से डिवाइड कर देते हैं कि सबसे सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2, यहाँ डिवाइड करेंगे 1। फिर अब इससे हम छोटा इसको नहीं कर सकते 1:2:1 से, इससे छोटा हम इसके रेशियो को नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बोल रहा है जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें जो एटम होता है उसका रेशियो 1:2:1 होता है। यानी कि कार्बन एक होता है, हाइड्रोजन कार्बन के डबल होता है, और कार्बन और ऑक्सीजन दोनों सेम होता है। क्लियर होगा? ये रेशियो इतना कैसे आया। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। कह रहा है कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेक्राइड। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हम सेक्राइड भी बोलते हैं। सेक्राइड एक क्या होता है, ग्रीक वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है शुगर। क्लियर होगा यहाँ तक? चलो एक बार मैं फिर से डिफिनीशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। कार्बोहाइड्रेट में जो एटम होते हैं उनका रेशियो 1:2:1 होता है। एंड जो कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला होता है उसका फार्मूला क्या होता है C6H12O6। इस फार्मूला से बेटर है आप इस फार्मूला को याद करके रखिए CnH2nOn। यानी कि अगर आपको कार्बन की संख्या कुछ भी दे रखा हो तो यहाँ पे n के जगह पर हम रख देंगे और ये सारा एलिमेंट आपको स्वयं पता लग जाएगा। क्लियर हो गया? चलो डिफिनेशन आपको क्लियर हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मुझे कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कौन से पॉइंट आपको अच्छा लगा। ठीक है, चलिए अब आपके बुक में देखेंगे कि ये एक फ्लो चार्ट दे रखा है। मैं फ्लो चार्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट इन डाइट, कोई भी जब हम डाइट लेते हैं, जब हम फूड इनटेक करते हैं तो उसको हम कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, या तो शुगर हो सकता है, या तो स्टार्च हो सकता है, या तो सेलुलोज हो सकता है। तो मेनली जो ह्यूमन बॉडी होता है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। क्लियर है? तो कोई भी हम जब हम फूड लेते हैं तो उसमें क्या क्या हो सकता है, या तो शुगर हो सकता है, या स्टार्च हो सकता है, या सेलुलोज हो सकता है। तो जो ह्यूमन बॉडी होता है सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं करता। इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर लीजिएगा। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो या तो आप वीडियो पॉज करके लिख दीजिए, या मेरा एक टेलीग्राम का चैनल है जिसका नाम है द क्लियर कंसेप्ट क्रिएटर, ठीक है, तो आप वहाँ जाकर मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा। क्लियर है? तो कार्बोहाइड्रेट में हम क्या क्या इंटेक कर लेते हैं, या तो शुगर इंटेक करते हैं, या स्टार्च इंटेक करते हैं, या सेलुलोज इंटेक करते हैं। तो शुगर और स्टार्च को तो हमारा बॉडी डाइजेस्ट कर देता है, लेकिन जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज को हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं करता है, सेलुलोज की और एनिमल डाइजेस्ट करता है। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट आप देख लीजिएगा, सेलुलोज हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। क्लियर है? अगर हमारे बॉडी में अगर शुगर ज़्यादा हो जाता है, स्टार्च ज़्यादा हो जाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन में इसलिए कन्वर्ट होता है कि अगर हमारे बॉडी में सपोज कि हम कभी ज़्यादा खाना खा लिए, सपोज हम शुगर ज़्यादा खा लिए, इनटेक कर लिए, तो हमारे बॉडी को जितनी शुगर चाहिए वो उतनी यूटिलाइज करेगा। उसके बाद बचा हुआ जो शुगर होगा वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा।
क्यों? क्योंकि जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में जाकर स्टोर हो जाता है, और जैसे हम कभी फास्टिंग रखते हैं या कभी कभी हम खाना नहीं खाते हैं, मिस कर देते हैं, तो वहीं ग्लाइकोजन फिर से कन्वर्ट हो जाता है शुगर में, उसके बाद वो हमें फिर से एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। क्लियर हो गया? अब आप बोलिएगा कि हमारे बॉडी में शुगर क्यों स्टोर नहीं होता है? तो शुगर स्टोर नहीं होता है, हमारे बॉडी में जो शुगर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में। सपोज कि अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, तो ज़्यादा पैसा है तो ऐसा नहीं कि आप पैसे को कुछ कुछ सामान खरीद कर अपने घर में स्टोर कर लीजिए, नहीं, आप पैसे को कलेक्ट करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्पेस कम लेता है और ज़्यादा सेफ होता है। क्लियर है? तो सिमिलरली जो शुगर होता है वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है। शुगर होता है अपने आप को ग्लूकोज कन्वर्ट टू ग्लाइकोजन होगा, यहाँ पे गलती लिखा है, जो अथी होता है कन्वर्ट हो जाता है, नहीं नहीं ठीक है, ये जो शुगर स्टार्च होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एंड जब ज़्यादा हमारे बॉडी में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा तो वो फिर से वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर होगा? नेक्स्ट, ये जो ग्लूकोज होता है वो फिर से ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज करने का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में जाता है, एंजाइम रिएक्ट करता है, वाटर से मिक्स होता है, तो वो हमें क्या करता है, ब्रेक होकर के छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक होकर के हमें एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। क्लियर है? मैं फिर से इस चीज़ को डिस्कस करता हूँ, क्योंकि जो वर्ड नहीं लिखा था वहाँ पे मैंने इसको ग्लूकोज को समझकर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। देखो, कोई भी जब हम फूड इनटेक करते हैं या डाइट लेते हैं, वो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, शुगर हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, सेलुलोज हो सकता है। जो शुगर और स्टार्च होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज क्या होता है, जब वो ब्रेक होता है तो हमें 36 एटीपी प्रोवाइड करता है। जो हमारा बॉडी होता है एटीपी को ही एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज करता है। तो जो ये शुगर है ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो ग्लूकोज हमारे बॉडी को यूज करता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन के बाद एनर्जी बन जाता है जिसको हम एटीपी बोलते हैं, इसको हमारा बॉडी यूज करता है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा हमारे बॉडी में ग्लूकोज हो जाता है, ग्लूकोज होता है, यहाँ पे देखिए ग्लूकोज इन एक्सेस फॉर्म, अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फैट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और नॉन इसेंशियल एमाइनो एसिड्स बनाने लग जाता है। क्लियर है? तो अगर वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है तो वो जाकर क्या होता है, लीवर में स्टोर हो जाता है। और कभी कभी जब हम फास्टिंग रखते हैं तो लीवर क्या करता है, उस ग्लाइकोजन को ब्रेक करता है, फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, एंड ग्लूकोज फिर से जाके एटीपी बना लेता है, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद फिर से जो ग्लूकोज होता है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होता है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड फिर वो जाकर हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। फिर जब हमें आवश्यकता होती है तो वो भी ब्रेक हो जाता है, एंड फिर से हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड नेक्स्ट, नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड बना देता है, जो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर होगा ये फ्लो चार्ट? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के कितने टाइप्स हैं? तो अगर आप टाइप्स देखने जाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट के मेनली दो टाइप्स होता है। एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि यार, एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फिर जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड आपने वहाँ पे पढ़ा, सेक्राइड का मतलब होता है शुगर। एक होता है मोनोसेक्राइड एंड दूसरा होता है डाइसेक्राइड। क्लियर है? और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें एक ही होता है पॉलीसेक्राइड। क्लियर है? देखो, जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसको मेनली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला होता है मोनोसेक्राइड्स एंड दूसरा होता है डाइसेक्राइड्स। एंड सिमिलरली जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें एक ही पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पॉलीसेक्राइड्स। अब हम देखते हैं कि मोनोसेक्राइड किसको बोलेंगे, डाइसेक्राइड किसको बोलेंगे, पॉलीसेक्राइड किसको बोलेंगे। कह रहा है कि अगर कोई भी एक मॉलिक्यूल होगा शुगर का कोई एक मॉलिक्यूल होगा उसको हम बोलेंगे मोनोसेक्राइड। सपोज इसको हम बोल दिए मोनोसेक्राइड। अगर यही शुगर आपस में दो शुगर के यूनिट मिल जाता है उसको हम बोल देते हैं डाइसेक्राइड। अगर शुगर का एक यूनिट होगा उसको हम मोनोसेक्राइड बोलेंगे, शुगर का दो यूनिट मिल जाएगा तो उसको हम डाइसेक्राइड बोलेंगे, और अगर शुगर का तीन यूनिट मिल जाएगा, तीन या तीन से ज़्यादा मिल जाएगा, तो इसको हम बोल देते हैं पॉलीसेक्राइड।
आपको तीनों टर्म क्लियर हो गया। मोनोसेक्राइड किसको बोलेंगे, डाइसेक्राइड किसको बोलेंगे, पॉलीसेक्राइड किसको बोलेंगे, ये वर्ड क्लियर हो गया। अब चलिए हम देखते हैं हमारे कंटेंट में क्या लिख रखा है। ओके, कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, या मेनली आप 2 टाइप्स ही बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या किया है कि मोनोसेक्राइड को अलग कर दिया है, डाइसेक्राइड को अलग कर दिया है, एंड ट्राइसेक्राइड ना कहकर पॉलीसेक्राइड को अलग कर दिया है। चलो, पहला हमारे पास बोला है मोनोसेक्राइड, दूसरा हमें बोलेगा डाइसेक्राइड, एंड तीसरा बोलेगा पॉलीसेक्राइड्स। अब देखते हैं मोनोसेक्राइड क्या है। देखिए, मोनोसेक्राइड में क्या बोलता है, सिंगल शुगर यूनिट, यानी कि शुगर का एक ही यूनिट जब रहेगा उसको हम मोनोसेक्राइड बोलेंगे। जो मोनोसेक्राइड होता है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, ये वर्ड आप याद रखिएगा। जो मोनोसेक्राइड होता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। दूसरे का बात कर रहा है कि स्वीट एंड इजिली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। जो मोनोसेक्राइड होता है वो स्वीट होता है, मीठा होता है, और जो हमारा बॉडी होता है उसको इजिली एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर डाइसेक्राइड होगा तो डाइसेक्राइड को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, मोनोसेक्राइड मोनोसेक्राइड, तब हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करेगा। अगर पॉलीसेक्राइड होगा तो पॉलीसेक्राइड को पहले डाइसेक्राइड में ब्रेक किया जाएगा, और डाइसेक्राइड से फिर मोनोसेक्राइड में ब्रेक किया जाएगा, एंड मोनोसेक्राइड हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आप मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल क्या है ये आप याद रखिएगा। मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एंड ग्लैक्टोज। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल कौन होता है, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एंड ग्लैक्टोज। चलो नेक्स्ट पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 क्या है, डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड किसको बोलेंगे, जब शुगर के 2 यूनिट आपस में मिलते हैं उसको हम डाइसेक्राइड बोलेंगे। 2 शुगर यूनिट, जब 2 शुगर यूनिट आपस में मिलते हैं उसको हम डाइसेक्राइड बोलते हैं। जैसे कि आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा कि जब जो बॉडी होता है, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है, सेल होता है। क्लियर है। जब आपस में बहुत सारा सेल मिल जाता है, बहुत सारा सेल मिल जाता है, बहुत सारा, तो ये क्या आगे चल के बना देता है, टिश्यू। और जब बहुत सारा टिश्यू मिलता है तो एक ऑर्गन का फॉर्मेशन कर देता है, एंड ढेर सारा ऑर्गन मिलता है तो एक बॉडी का निर्माण कर देता है। सिमिलरली जब शुगर का 1 यूनिट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोसेक्राइड बोलेंगे। जब शुगर का 2 यूनिट होगा उसको हम डाइसेक्राइड बोलेंगे। और 2 से जब ज़्यादा होगा, 2, 4, 10, 20, 50, ये जितने भी होंगे उसको हम बोल देंगे पॉलीसेक्राइड। क्लियर हो गया। चलिए, यहाँ पे लिख रहा है कि मेड अप ऑफ 2 मोनोसेक्राइड ज्वाइन टुगेदर। 2 जब आपस में मोनोसेक्राइड ज्वाइंट होते हैं उसको हम डाइसेक्राइड बोल देंगे। और ये भी जो डाइसेक्राइड होता है स्वीट इन टेस्ट, मीठा होता है। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, इसको आप याद रखिएगा, एग्जांपल जरूर आप याद रखिएगा। आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है, या तो न्यूट्रिशन में पूछ दे या आपसे बायोकेमिस्ट्री में पूछ दे। यहाँ देखिए, ये जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल है, लैक्टोज डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल है, एंड माल्टोज डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल है। ठीक है। और ये जो सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज से मिलकर के बना होता है। लैक्टोज जो बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर के बना होता है। और जो माल्टोज होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। ये पॉइंट आपको याद करना ही पड़ेगा। सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज ये सो डाइसेक्राइड होते हैं। सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज से मिलकर के बना होता है। लैक्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर के बना होता है। माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर के बना होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक ये पॉइंट। चलो नेक्स्ट हम आगे देखते हैं पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में क्या कह रहा है कि मेनी शुगर यूनिट्स। पॉलीसेक्राइड्स में 2 से ज़्यादा शुगर यूनिट होते हैं। सपोज आप ये देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इसको हम क्या बोल देंगे, पॉलीसेक्राइड। क्लियर हो गया। पॉलीसेक्राइड क्या होता है, लार्ज होता है, लार्ज होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। हाँ, जो पॉलीसेक्राइड होता है उसके एक और अदर नाम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो यूजुअली जो पॉलीसेक्राइड होता है वो मीठा नहीं होता है, यूजुअली नॉट स्वीट। पॉलीसेक्राइड मीठा नहीं होता है, जबकि मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड जो होता है वो टेस्ट में स्वीट होता है, मीठा होता है। यूज फॉर द एनर्जी स्टोरेज और स्ट्रक्चर मटेरियल। ये जो पॉलीसेक्राइड होता है इसको हम एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करते हैं, या जो पॉलीसेक्राइड होता है हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में मदद करता है। पॉलीसेक्राइड का आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। पॉलीसेक्राइड का आपका एग्जांपल है स्टार्च, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन
एंड सेलुलोज। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि जब हम ओवर कंज्यूम कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, अगर हम ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं तो हमारे बॉडी को जितनी कार्बोहाइड्रेट चाहिए वो उतना ही यूटिलाइज करेगा, ठीक है। उसके बाद बचा हुआ जो कार्बोहाइड्रेट होगा या तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो वो सेलुलोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है स्टोर होने के लिए, तो ये प्लांट में देखा जाता है। ये पॉइंट देख लीजिएगा, अगर प्लांट में ज़्यादा शुगर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, तो वो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। ये मेनली प्लांट में देखने को मिलता है। अगर हमारे ह्यूमन बॉडी में या एनिमल में अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है, शुगर ज़्यादा हो जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है एंड बॉडी लीवर में जाकर स्टोर हो जाता है। और जब हम फास्टिंग रखते हैं या कभी कभी हम खाना नहीं खाते हैं, तो फिर से ये ग्लाइकोजन ब्रेक होकर के ग्लूकोज बना लेता है एंड ग्लूकोज ब्रेक करके एटीपी का फॉर्मेशन कर देता है। एंड जो सेलुलोज होता है वो प्लांट में देखने को मिलता है। ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल हमें पॉलीसेकेराइड में देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट हम अगले में कवर करेंगे, लेकिन आप कमेंट कर कर मुझे ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं वीडियो आगे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। थैंक यू। अगर इतने टाइम तक आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच। अगर ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। और ये वीडियो जो होगा न्यूट्रिशन और बायोकेम दोनों का मिक्स होकर चलेगा, क्योंकि न्यूट्रिशन में भी आपको कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेगा एंड जो बायोकेमिस्ट्री है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। एंड फैट और प्रोटीन वाला जो चैप्टर है दोनों में कंबाइंड चैप्टर है, तो मैं दोनों का एक ही में पढ़ाऊंगा। क्लियर होगा? वीडियो अच्छे लगे तो जरूर मुझे बताइएगा एंड अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।